दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें। आज की सत्य घटना कुछ इस प्रकार है। जयपुर के जहरी बाजार की उन तंग गलियों में, जहाँ की हवा में सदियों के चांदी की महक और सोने की चमक घुली रही थी, वही सोहनलाल जी की जिंदगी ने आकार लिया था। वह एक सुनार थे और उनके हाथों में वह जादू था जो बेजान सोने को भी अद्भुत रूप देता था। यह हुनर उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था और उनके पिता को भी अपने पूर्वजों के उनकी कई पीढ़ियों इसी भट्टी आंच में तपकर सोने से खरी बनी थी। वे सदियों से महज सोना नहीं बल्कि विश्वास गढ़ते आ रहे थे। सोहनलाल जी के जीवन का सबसे अनमोल गहना थी उनकी पत्नी पुष्पा जी। जब वह ब्याह कर उनके छोटे से 2 कमरे के घर में आई तो सोहनलाल जी का लगा जैसे साक्षात लक्ष्मी जी ने प्रवेश किया हो। घर की दीवारें पुरानी थी और छत से कभी कभी पानी भी टपकता था, पर पुष्पा जी ने अपनी हंसी और अथक मेहनत से उस घर को स्वर्ग बना दिया। उनकी दुकान भी नाम मात्र की थी, एक छोटा सा लकड़ी का तख्ता जिस पर सोहनलाल जी अपने गिने चुने औजारों के साथ बैठते थे, मगर उनकी आंखों में सपने बड़े थे। आसमान छूने के सपने दोनों पति पत्नी ने मिलकर अथक परिश्रम किया। सोहनलाल जी दुकान पर भट्टी की आंच में तपते तो पुष्पा जी घर की रसोई की भट्टी पर तप कर उनका इंतजार करती। कभी कभी काम इतना होता कि उन्हें रात के खाने का भी होश न रहता। ऐसे में पुष्पा जी एक गिलास छाछ और 2 रोटियां लेकर दुकान पर पहुंच जाती और उन्हें अपने हाथों से खिलाती। पुष्पा जी की एक मुस्कान और उनके आंचल की साव सोहनलाल जी की दिन भर की थकान मिटा देती थी। उन्होंने आज भी वह दिन याद था। उनकी पहली बड़ी कमाई एक मारवाड़ी सेठ ने अपनी बेटी की शादी के लिए एक नथ का ऑर्डर दिया था। सोहनलाल जी ने उस नथ में अपनी पूरी कला और लगन झोंक दी थी। 15 दिन और 15 रात वह बस उसी पर काम करते रहे। जब वह नथ बनकर तैयार हुई और सेठ ने उसे देखा तो उनकी आंखें खुली रह गई। सेठ ने उन्हें मुंह मांगा इनाम दिया। उस रात जब सोहनलाल जी ने पैसे लेकर घर पहुंचे तो पुष्पा जी पूजा कर रही थी। उन्होंने सारे पैसे पुष्पा जी के कदमों में रख दिए। पुष्पा जी की आंखों में आए एक खुशी के आंसू सोहनलाल जी के लिए दुनिया की हर दौलत से बढ़कर थे। उन पैसों से उन्होंने अपनी दुकान को थोड़ा बड़ा किया, एक कांच की अलमारी लगाई। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। छोटी सी दुकान सोहन ज्वेलर्स के नाम से बाजार में अपनी पहचान बनाने लगी और कुछ ही सालों में उन्होंने उसी बाजार में एक छोटा सा पुराने सपनों का पक्का घर भी ले लिया। उस पर की एक एक ईंट उन्होंने अपने अरमानों से जोड़ी थी और फिर उनके जीवन में वह रोशनी आई जिसके आगे सोने की चमक भी फीकी थी। उनका बेटा सुनील उसके जन्म पर ऐसा लगा जैसे उनकी हर मुराद पूरी हो गई। उसकी किलकारियाँ उनके सुने आंगन में संगीत की तरह गूंजती थी। पुष्पा जी और सोहनलाल जी ने कसम खाई कि वे सुनील को वह सब कुछ देंगे जिसके लिए वे शायद कभी तरस गए थे। उन्होंने उसे शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया, उसकी हर जिद पूरी की। जब सुनील कहता, पापा मुझे वह रिमोट वाली कार चाहिए, तो सोहनलाल जी उसके लिए वह खिलौना ही नहीं बल्कि खुशियों का संसार खरीद लाने को तैयार रहते। पुष्पा जी तो उसकी नज़र उतारते नहीं थकती। उनका सुनील उनकी आंखों का तारा था, उनके बुढ़ापे की लाठी था, उनका गुजर था। सोहनलाल जी उसे अक्सर दुकान पर ले जाते और सोने की परख करना सिखाते। वह बड़ी मासूमियत से पूछता, पापा क्या मैं भी आपकी तरह बड़ा कारीगर बनूंगा? सोहनलाल जी उसका माथा चूम कर कहते, नहीं बेटा, तू मुझसे भी बहुत बड़ा बनेगा, तू सेठ बनेगा। वह पंख लगाकर उड़ गया। उनका बेटा सुनील बड़ा हो गया। जब वह MBA की डिग्री लेकर घर लौटा तो सोहनलाल जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सुनील ने तुरंत दुकान के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। वह नए जमाने का लड़का था, उसके पास नए नए विचार थे। उसने सबसे पहले दुकान का नवीनीकरण करवाया, कंप्यूटर लगवाए और नई डिजाइन की आकर्षक कैटलॉग्स भी बनाए। देखते ही देखते पुरानी दुकान अब एक मॉडर्न शोरूम लगने लगी थी। उनका कारोबार अब दिन दो दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा। सोहनलाल जी और पुष्पा जी यह सब देखकर फूले नहीं समाते थे। वो सोचते थे कि चलो अब उनकी जिंदगी सफल हो गई है।
उनकी वर्षों की मेहनत का पेड़ अब मीठा फल देने लगा है। फिर एक शाम सुनील ने उन्हें बताया कि वह कविता नाम की एक लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। उसने उन्हें कविता की तस्वीर भी दिखाई। लड़की बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि कविता शहर के एक बहुत बड़े बिल्डर की बेटी है। उसके शौक, उसका रहन सहन और उसका जीवन शैली उनके साधारण सुनार परिवार से बिल्कुल अलग थी। सोहनलाल जी के मन में एक अनजानी सी आशंका हुई, एक डर सा बैठ गया। पर बेटे की खुशी के आगे उन्होंने अपने दिल की आवाज़ को दबा दिया। पुष्पा जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए समझाया, जमाना बदल गया है, हमें भी बदलना चाहिए। बड़े घर की बेटी आएगी तो हमारा मान ही बढ़ेगा और बहू आएगी तो घर में रौनक भी बढ़ेगी। फिर बड़ी धूमधाम से शादी हुई। सोहनलाल जी और पुष्पा जी ने अपनी जिंदगी पर भी की जमा पूंजी उस शादी में लगा दी। कविता बहू बनकर सोहनलाल जी के घर आई। शुरू के कुछ महीने सब स्वर्ग जैसा लग रहा था। कविता बहुत मीठा बोलती, उनके पैर छूती और उनकी हर बात मानती। पुष्पा जी तो उसमें अपनी बेटी देखने लगी थी। वह उसे अपने हाथों से बनाकर खिलाती और अपने गहने तक उसे दे देती थी। लेकिन आसमान में छिपा तूफान कब तक शांत रहता? धीरे धीरे कविता ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। सबसे पहले तो उसने घर के कामों से किनारा करना शुरू किया। सोहनलाल जी की पत्नी पुष्पा जी जहाँ सुबह 5 बजे उठकर पूजा पाठ, नाश्ता और सबकी तैयारी में लग जाती थी, वही कविता 10 बजे तक आराम से सोती रहती थी। अगर पुष्पा जी प्यार से भी उसे कुछ कह देती तो वह मुंह फैला देती। फिर वह अकेले में सुनील से शिकायत करती, तुम्हारी मम्मी मुझे नौकरानी समझती है, मैं इतने बड़े घर से आई हूँ, मैंने आज तक पानी का गिलास भी खुद उठाकर नहीं पिया। सुनील जो कभी अपनी माँ पर जान छिड़कता था, अब पुष्पा जी को ही समझाने लगा। उसने कहा, माँ वह नए जमाने की लड़की है, उसे इन सब कामों की आदत नहीं है, आप क्यों परेशान होती हो, एक काम वाली लगा लेते हैं। सोहनलाल जी ने पहली बार पुष्पा जी की आंखों में अपने बेटे के लिए एक शिकायत देखी, पर वह चुपचाप आंसू पीकर रह गई। बात यही नहीं रुकी। कविता के खर्चे बेहिसाब बढ़ने लगे। रोज नए डिजाइनर साड़ियाँ, किटी पार्टियाँ, महंगे रेस्टोरेंट में खाना। सालों का कड़ी मेहनत से कमाया गया दुकान का पैसा अब पानी की तरह बहने लगा था। सोहनलाल जी सब कुछ देख रहे थे, हिसाब किताब के पक्के थे, इसलिए उन्हें पता था कि दुकान की तिजोरी पर बेतहाशा खर्चा का कितना बोझ पड़ रहा है। जिस बेटे को उन्होंने सेठ बनने का सपना दिखाया था, वह अब सिर्फ खर्च करना सीख रहा था। वह देखते थे कि सुनील अब रात का खाना भी पुष्पा जी के साथ कम और कविता के साथ बाहर महंगे रेस्टोरेंट में ज़्यादा खाता था। एक रात जब घर में सब शांत था, सोहनलाल जी ने सुनील को अपने पास बुलाया। सोहनलाल जी ने स्नेह से पर गंभीरता से बात शुरू की। बेटा सुनील, मुझे तुम्हारा ये तरीका ठीक नहीं लग रहा। तुम जिसे तेजी से पैसा उड़ा रहा हो, यह हमारे कारोबार की नींव कमजोर कर देगा। हमने ये दुकान, यह पैसा बहुत तपस्या से कमाया है। सुनील ने तुरंत अपनी मुद्रा बदल दी। उसके चेहरे पर वह मासूम नहीं, बल्कि नए जमाने का अहंकार झलक रहा था। पापा, आप फिर वही पुरानी बातें कर रहे हैं, सुनील ने जरा ऊंचे स्वर में कहा। आज के बिजनेस में खर्च करना भी एक निवेश है। क्या आप चाहते हैं कि हम आज भी उसी लड़की के तख्ते पर बैठकर माल बेचें? बड़े ज्वेलर्स ऐसे ही ऑपरेटर करते हैं। आप बस कारीगरी जानते हैं पापा, बिजनेस की ग्रोथ क्या होती है यह मैं जानता हूँ। बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर सोहनलाल जी हिल गए। उनकी आवाज़ कांप उठी। क्या कहा तूने? यह दुकान और यह सेठाई मेरी कारीगरी और मेरे विश्वास से ही बनी है। सुनील, तुमने कभी भट्टी की आँच देखी है? मेरी एक एक ईंट में मेरी मेहनत की है। सुनील ने कंधे उचकाए। हाँ, पर अब समय बदल गया है। मैं MBA ग्रेजुएट हूँ पापा। अब आपको बस बैठकर पूजा पाठ और आराम करना चाहिए। दुकान में संभाल लूँगा। सोहनलाल जी को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में जलती हुई भट्टी का धकता कोयला रख दिया हो। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अब उनकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर रहा था, वह बहस कर रहा था। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि उनका बेटा बदल चुका है। उस दिन के बाद घर में शांति तो थी, पर 2 पीढ़ियों के बीच एक गहरी दरार आ गई थी। सुनील पूरी तरह कविता के नियंत्रण में आ गया था।
उसने पुष्पा जी की बातों को पूरी तरह अनसुना करना शुरू कर दिया और सोहनलाल जी के साथ उसका संवाद सिर्फ कारोबार के कागजों तक सीमित रह गया। वह धीरे धीरे अपने ही माँ बाप से दूर होता चला गया। डाइनिंग टेबल पर अब 4 में से 2 कुर्सियाँ अक्सर खाली रहती थी। सुनील और कविता या तो अपने कमरे में ही भोजन कर लेते या अक्सर महंगे रेस्टोरेंट या पार्टियों के लिए बाहर चले जाते। पुष्पा जी अपने बेटे की पसंद की खीर बनाकर घंटों उसका इंतजार करती रहती, मगर सुनील देर रात पार्टी से लौटकर बिना खाए ही सो जाता। सोहनलाल जी देखते थे कि पुष्पा जी चुपचाप आंचल से अपने आंसू पोंछती और उस खीर को सुबह गाय को खिला देती थी। यह दृश्य उनकी आत्मा को छलनी कर देता था। अब हरनीवाला सोहनलाल जी के गले में जर की तरह अटकता था। वह घर जिसे उन्होंने और पुष्पा जी ने अपने खून पसीने से सींचा था, अब उन्हें पराया लगने लगा था। वे दोनों, सोहनलाल जी और पुष्पा जी, अपने ही घर में 2 अजनबी बनकर रह गए थे, जिनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका गुरु, उनका बेटा अब उनकी आंखों से दूर जा चुका था और फिर उनकी जिंदगी में वह काला दिन आया जिसने सोहनलाल जी की जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। एक शाम सोहनलाल जी और पुष्पा जी किसी जरूरी काम से बाहर गए थे। जब वे वापस लौटे तो घर के भीतर से आती मसालों की खुशबू ने उन्हें चौंका दिया। रसोई के दरवाजे पर आकर पुष्पा जी अवाक रह गई। उन्होंने देखा कि उनकी बहू कविता तेजी से गर्मा गर्म पकौड़े बना रही थी और उनका बेटा सुनील उसके पास खड़े होकर सब्जियां काटने में उसकी मदद कर रहा था। यह दृश्य तो उन्होंने कभी नहीं देखा था। जैसे ही उन्होंने अपने माँ बाप को दरवाजे पर देखा, कविता तुरंत आकर अदब से खड़ी हो गई। सुनील ने अपने माता पिता को देखकर खुशी से कहा, अरे आप दोनों आ गए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। माँ तुम बैठो, आज देखो मैंने अपने हाथों से चाय बनाई है। वह तुरंत सोहनलाल जी के पास आया और प्यारे से उनका हाथ पकड़ लिया। एक ऐसा स्पर्श जो पिता ने महीनों बाद महसूस किया था। सोहनलाल जी को यकीन ही नहीं हो रहा था। यह वही बेटा था जो सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, आज वह इतने प्यार से बात कर रहा है। उनके चेहरे पर आश्चर्य और हल्की सी खुशी एक साथ उभर आई। उन्होंने पुष्पा जी की ओर देखा, जिनकी आंखें अब आंसुओं के बजाय अविश्वास और अचानक आई खुशी से चमक रही थी। सोहनलाल जी कुछ कह ही रहे थे। सुनील बेटा, तुम तभी कविता पकोड़े की 2 प्लेट लिए रसोई से बाहर आई। पिताजी, कविता ने प्लेट आगे बढ़ाते हुए कहा, यह देखिए मैंने आपकी पसंद के पालक के पकोड़े बनाए हैं, खाकर बताइए कैसे बने हैं। वह मुस्कुराई और फिर अपनी सास की ओर देखकर बोली, माँ जी, और यह रहे आपके लिए प्याज के पकोड़े। सुनील बता रहे थे कि आपको बहुत पसंद है। पुष्पा जी की आंखें भर आई। यह बात बिल्कुल सच थी। उन्हें प्याज के पकोड़े बहुत पसंद थे। उन्होंने आज अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत को इस प्यार और सम्मान से धीरे देखा। सोहनलाल जी का हृदय भी पिघल गया। उनके मन में उम्मीद की एक दबी हुई जो लगी। पुष्पा जी और सोहनलाल जी दोनों ने बेटे और बहू को हाथों से बने वो पकौड़े चाय से खाए। सुनील ने अपने हाथों से बनी चाय दोनों को पेश की। पुष्पा जी की आंखों से इस बार शिकायत के नहीं बल्कि खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने इस बार आंसू आंचल से नहीं बल्कि अपनी मुस्कुराहट से पोंछे। सोहनलाल जी ने महसूस किया कि महीनों बाद उनके गले में कोई निवाला जहर की तरह नहीं अटका। उन्हें लगा जैसे वर्षों बाद उनके घर में असली रौनक लौटी है। बेटा, बहू और माँ बाप सब एक छत के नीचे एक साथ। वह घर जो कुछ समय पहला पराया लगने लगा था, आज फिर से खुशियों का घर बन गया था। इस क्षण सोहनलाल जी ने अपने बेटे के लिए सारी चिंताएं और शिकायतें भुला दी थी। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी तपस्या और उनकी पत्नी की प्रार्थनाएं सुन ली गई है। शाम का खुशनुमा माहौल रात के खाने तक जारी रहा। महीनों बाद डाइनिंग टेबल पर चारों लोग एक साथ बैठे थे। पुष्पा जी ने बड़े प्रेम से सबको खाना परोसा। सुनील और कविता भी आज सामान्य लहजे में बात कर रहे थे। सोहनलाल जी ने पुरानी बातें याद की और अपने कारीगर के दिनों से कुछ किस्से सुनाए, जिन पर सुनील और कविता ने हंसकर प्रतिक्रिया दी। आज पुष्पा जी का चेहरा अपने बेटे और बहू के साथ बैठकर खाने की संतुष्टि से दमक रहा था। सोहनलाल जी ने भी राहत की सांस ली। उन्हें लगा शायद बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया है।
सोहनलाल जी और पुष्पा जी अपने कमरे में थे। पुष्पा जी ने संतोष से भरी आवाज़ में कहा, देखा जी, मैं कहती थी ना, हमारे बच्चे बदल गए हैं। कविता का दिल बहुत अच्छा है, वह हमारे लिए पकोड़े लेकर आई, हमारे खाने का ख्याल रखा। सोहनलाल जी ने गहरी सांस ली। हाँ पुष्पा, आज तो यकीन नहीं हुआ, मेरा दिल हल्का हो गया है। पर भगवान करे यह खुशी का क्षण बस ऐसे ही बना रहे, अब सब अच्छा होगा। पुष्पा जी ने उन्हें आश्वस्त किया और गहरी नींद में सो गई। वही दूसरी ओर सुनील और कविता के कमरे में तनावपूर्ण शांति थी। कविता शीशे से सामने खड़ी होकर अपने बाल ठीक कर रही थी। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, कविता ने शीशे में खुद को देखते हुए ठंडी आवाज़ में कहा। मैं तो सोचती थी कि मैं नाटक करने में तेज हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज़्यादा तेज निकले। सुनील उसकी बात सुनकर बिस्तर से उठा और उसके पास जाकर प्यार से उसके बालों को छूते हुए बोला, मैंने तो यह सब तुमसे ही सीखा है, और अब देखना सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। सुनील जैसे ही उसे प्यार करने लगता, कविता तुरंत पीछे हट गई। बस बस, कविता ने उससे रोकते हुए कहा, अब इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, पहले जो सोचा है उसको अंजाम दो। ऐसा बोलकर उसने शीशे में अपने आप को देखा, फिर एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ रसोई में चली गई और दूध गर्म करने लगी। उसने 2 गिलासों में दूध डाला और फिर सुनील के साथ अपने सास ससुर के कमरे में चली गई। उन दोनों को इतनी रात को अपने कमरे में देखकर सोहनलाल जी, जो बस सोने ही लगे थे, बोले, तुम दोनों इतनी रात को क्या हुआ, कोई बात है? सुनील ने दूध का गिलास अपने पिता को देते हुए कहा, आपकी बहू ने बादाम केसर का दूध बनाया था, तो सोचा क्यों ना आप दोनों को भी दे दूँ। यह लीजिए और बताइए कैसा बना है। अपने बेटे के हाथ से दूध का गिलास लेकर सोहनलाल जी बोले, पर बेटा, तेरी माँ तो सो गई है। अपने ससुर की बात सुनकर कविता तुरंत बोली, पिताजी, मैं उठा देती हूँ। बादाम केसर का दूध तो माँ जी को भी बहुत पसंद है। वह जैसे ही उठाने लगी, सोहनलाल जी ने हाथ से इशारा किया, नहीं बेटा, तेरी सास को सोने दे। वैसे भी आज बहुत दिनों बाद इतनी तसल्ली से सोई है। ऐसा बोलकर उन्होंने अपना दूध खत्म किया और खाली गिलास अपने बेटे को देते हुए बोले, खुश रहो तुम दोनों, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करे। थोड़ी ही देर में सुनील और कविता अपने कमरे में चले गए। उधर बादाम केसर का दूध पीने के कुछ ही पलों बाद सोहनलाल जी एक गहरी नींद में सो गए। उनके चेहरे पर वर्षों बाद आई शांति और संतोष झलक रहा था। लेकिन दोस्तों, आखिर क्या चल रहा था सुनील और कविता के मन में, और किस चाल को अंजाम देने की बात कर रहे थे? उनके अचानक इतना बदल जाने की क्या वजह थी? क्या यह सिर्फ एक मीठा नाटक था? चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। अगले 2 दिन तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। हर सुबह कविता खुद पुष्पा जी और सोहनलाल जी के लिए चाय और नाश्ता लेकर जाती। सोहनलाल जी की बची कुची आशंका भी अब पूरी तरह छूट चुकी थी। उनका हृदय संतोष से भरा था, मानो जीवन की सबसे बड़ी तपस्या पूरी हो गई हो। लेकिन फिर तीसरा दिन आया। तीसरे दिन सुबह हुआ जिसकी कल्पना सोहनलाल जी ने सपने में भी नहीं की थी। वह आंख मलते हुए उठे। सूरज की रोशनी खिड़की के कमरे में आ चुकी थी। सोहनलाल जी ने अपनी पत्नी को जगाया और बोले, पुष्पा, क्या बात है, आज तुम्हारी बहू चाय लेकर नहीं आई? पुष्पा जी अंगड़ाई लेते हुए बोली, लगता है आज बहू अभी तक सो रही है। कोई बात नहीं जी, आज चाय मैं ही बना देती हूँ। ऐसा बोलकर पुष्पा जी रसोई में चली गई। थोड़ी ही देर में चाय की खुशबू घर में फैल गई। तभी उन्होंने देखा कि कविता अपने कमरे से बाहर निकल रही है। उसको देख वह बड़े प्यार से बोली, उठ गई बहू, चल जल्दी से हाथ मुँह धो ले और सुनील को भी उठा दे, मैंने चाय बना दी है। इतना सुनते ही कविता तीखे स्वर में बोली, अब यह सब नाटक बंद कीजिए, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी। यह सुनते ही पुष्पा जी के पैरों तले जमीन खिसका गई। बीते 2 दिनों की सारी मिठास, सारी आस्था एक पल में हवा हो गई। यह कविता का वही पुराना कठोर रंग था जिसे उन्होंने महीनों पहले देखा था। उनकी आंखें हैरानी और दर्द से भर गई। इस अपमान और अविश्वास के दृश्य को सोहनलाल जी ने दरवाजे पर खड़े होकर देखा। वो रसोई के पास आ गए और बोले, बहू, यह क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? तुमने यह सब क्या तमाशा लगा रखा है? भला कोई अपनी सास को ऐसा बोलता है क्या? तमाशा? कविता ने उन्हें भी 2 टूक जवाब दिया।
यह तमाशा नहीं, सच्चाई है पिताजी। मैंने कहा ना, मैं कोई तुम लोगों की नौकरानी नहीं हूँ। बल्कि अभी वह कुछ और बोलती तभी कमरे से सुनील बाहर आ गया। सोहनलाल जी ने उम्मीद की एक आखिरी किरण के साथ अपने बेटे की ओर देख बोले, बेटा तेरी पत्नी को देख, यह कैसे बात कर रही है तेरी माँ से। सुनील ने एक नज़र अपनी माँ की तरह देखा, फिर बोला, पापा इसमें गलत क्या है? यह माँ का ही दोस्त है। वह बेकार में कविता को सुबह सुबह परेशान करती है। कविता सही कर रही है, वह आपकी नौकरानी नहीं है। अपने बेटे के मुंह से अपनी ही पत्नी के लिए ऐसे कठोर शब्द सुनकर सोहनलाल जी का कलेजा मुंह को आ गया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि एक रात पहले तक जो बेटा प्यार से बात कर रहा था वह अचानक इतना कठोर कैसे हो गया। सोहनलाल जी को अपने ही बेटे से मिले कठोर जवाब से गहरा सदमा लगा था। पुष्पा जी अपमानित होकर स्तब्ध थी। उनकी टूटी उम्मीदें और सपनों के साथ वे दोनों मुंह लटकाए फिर अपने कमरे में चले दिए। सोहनलाल जी और पुष्पा जी दो को इस बात से इतना झटका लगा कि दोनों ने कमरे में जाने के बाद भी इस बारे में कोई बात नहीं की और फिर उसी दिन सोहनलाल जी पुष्पा जी के साथ अपनी दुकान की ओर चल दिए। थोड़ी ही देर अपनी दुकान सोहन ज्वेलर्स के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने अपने अरमानों और खून पसीने की मेहनत से सजाया था। लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर उनके कदम अचानक ठिठक गए। दुकान के भीतर जहां हमेशा सोहनलाल जी सम्मानपूर्वक बैठते थे, आज उस पवित्र गले पर उनकी बहू कविता बैठी थी। वह महंगे कपड़े पहने किसी मालकिन की तरह पूरे अधिकार से विराजमान थी। उसके बगल में एक कुर्सी पर सुनील बैठा था। उनके साथ दो हट्टे-कट्टे अनजान आदमी थी, जिनकी उपस्थिति ने वातावरण में तनाव भर दिया था। सोहनलाल जी और पुष्पा जी अंदर आए और बोले, सुनील, यह सब क्या है? बहू और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यह दोनों आदमी कौन है? सुनील ने बिना किसी भावना के सोहनलाल जी के हाथ में एक कागज थमा दिया। वह घर और दुकान के मालकिना हक के कागज थे, जिन पर लिखा था कि सोहनलाल जी ने अपनी मर्जी से यह सब कुछ सुनील के नाम कर दिया है। सोहनलाल जी ने कांपते हाथों से कागज देखे, उनके होश उड़ गए। वह चीख पड़े, यह क्या मजाक है? मैंने कभी कोई साइन नहीं किए और ना ही यह अंगूठा लगाया। तुम दोनों ने यह सब क्या नाटक लगा रखा है? निकल जाओ मेरी दुकान से अभी के अभी। धोखा कर रहे हो तुम हमारे साथ। पुष्पा जी के चेहरे पर बेटे और बहू के धोखे से काफ़ी तंग भाव थे। वह यह झटका बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनका सिर सकराने लगा था। तभी सुनील और कविता जोर से हंसने लगे। कविता अपनी जहरीली मुस्कान के साथ बोली, धोखा नहीं पिताजी, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। आप दोनों बूढ़े हो गए हैं, अब आपसे यह सब नहीं संभालेगा। अब आराम कीजिए। यह दुकान और यह घर अब सब हमारा है। सोहनलाल जी ने सुनील की तरफ देखा, उम्मीद की एक आखिरी टूटी हुई किरण के साथ, पर उसकी आंखों में ना शर्म थी, ना पछतावा और ना कोई अपनापन। वह एक पत्थर की मूर्ति बन चुका था। सोहनलाल जी गिड़गिड़ाए, बेटा ऐसा मत कर, हम कहाँ जाएंगे यह कर। सुनील ने उनकी बात काट दी, वह मैं नहीं जानता। यह घर और दुकान दोनों अब मेरा है और अब आप दोनों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इज्जत से निकल जाइए यहाँ से, नहीं तो धोखे मारकर निकाल दूंगा। पुष्पा जी, जो अब तक एक मूर्ति की तरह सब सुन रही थी, बिलखते हुए दौड़कर सुनील के पैरों में गिर पड़ी। उनका आंचल बेटे के पैरों से लिपट गया। सुनील बेटा, अपनी माता पिता पर रहम कर, हमें घर से मत निकाल। हमें एक कोने में पड़े रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इससे पहले कि सुनील कुछ कहता, कविता ने आगे बढ़कर पुष्पा जी का हाथ पकड़ा, उन्हें उठाया और एक जोर का धक्का दे दिया। बहुत हो गया तुम दोनों का नाटक, चुपचाप निकल जाओ, वरना पुलिस को बुलाकर धक्के मारकर निकाल जाऊंगी। चोरी का इल्जाम लगा दूंगी। सारी जिंदगी चक्के पीसते रहोगे। उस दिन सोहनलाल जी टूट गए, बिखर गए। अपने ही बेटे ने, अपने ही जिगर के टुकड़े ने उन्हें उनके आशियाने से बेघर कर दिया था। सोहनलाल जी और पुष्पा जी बस पहने हुए कपड़ों में सड़क पर आ गए। जयपुर की वही गलियां हो जहाँ कभी लोग उन्हें सोहनलाल सेठ कहकर अदब से सलाम कहते थे, अब वह एक भिखारी की तरह खड़े थे। उन्होंने घर जाकर अपने सामान और कीमती चीज़ें लेने की कोशिश की, लेकिन कविता ने वहाँ भी गार्ड तैनात कर रखे थे। किसी ने भी उन्हें अपने घर में नहीं जाने दिया।
पुष्पा जी फूट फूट कर रोए जा रही थी। उनकी आंखों का हर आंसू सोहनलाल जी के दिल में एक पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। कई दिनों तक उन्होंने कभी किसी मंदिर के बाहर तो कभी किसी बस स्टैंड पर सोकर गुजारा किया। लोगों की दी हुई रोटियां आज खाकर पेट भरा। उनके वह हुनरमंद हाथ जो कभी सोना तराशते थे, अब लोगों के आगे एक रोटी के लिए हाथ फैलाते थे। इससे बड़ा दर्द, इससे बड़ा अपमान एक बाप के लिए और क्या हो सकता था। पर सोहनलाल जी हार नहीं मान सकते थे। उनके साथ पुष्पा जी थी। एक रात जब वे एक मंदिर की सीढ़ियां पर बैठे थे और ठंडी हवा चल रही थी, तो पुष्पा जी ने अपनी फटी हुई साड़ी का पल्लू सोहनलाल जी के ऊपर डाल दिया और बोले, चिंता मत करो, भगवान सब देख रहा है, हम फिर से अपना घर बनाएंगे। उनकी उस आवाज़ों में जो हिम्मत थी, वह सोहनलाल जी की ताकत बन गई। उन्होंने दूसरे सुनारों के यहाँ मजदूरी करनी शुरू कर दी। उनके हाथ कांपते थे, आंखें धुंधला गई थी, पर पेट की आग सब कुछ करवा लेती थी। उन्होंने एक गंदी सी बस्ती में एक छोटी सी सिलन भरी, खोली किराए पर ली। सोहनलाल जी ने फिर से काम शुरू किया, पर अब वह सोहनलाल सेठ नहीं थे। एक दिन सोहनलाल जी काम करने के बाद बाजार के रास्ते से घर जा रहे थे, तभी अचानक एक आदमी उनसे टकरा गया। वह आदमी और कोई नहीं, उनका पुराना दोस्त घनश्याम दास था। घनश्याम अब शहर का बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी बन चुका था। उसने सोहनलाल जी को इस हालत में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सोहनलाल जी उनसे नजरें चुरा रहे थे, पर घनश्याम ने उन्हें पकड़ लिया और अपने गले से लगा लिया। उस दिन कई सालों बाद सोहनलाल जी की एक दोस्त के कंधे पर सिर रखकर बच्चों की तरह फुट फुट कर रोए। उन्होंने घनश्याम को अपनी सारी कहानी सुनाई। सब कुछ सुनकर घनश्याम जी की आंखों में आग उतर आई। वह बोले, सोहनलाल, तूने जिंदगी भर विश्वास और ईमान कमाया है, तेरे साथ अन्याय हुआ है, अब तू चुप नहीं बैठेगा, तू बदला नहीं लेगा। सोहनलाल जी ने निराशा से घनश्याम की ओर देखा। न्याय में कैसे न्याय लूँगा घनश्याम? सोहनलाल जी ने हताशा में कहा, मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ। घनश्याम दास ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा हुनर है सोहन, और मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरा पैसा और पहचान। हम दोनों मिलकर तेरे बेटे सुनील और उसकी मक्कार पत्नी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वे जिंदगी भर याद रखेंगे। उन्होंने तुझसे तेरा घर और दुकान छीना है, हम उन्हें उनका सब कुछ छीन लेंगे। उस दिन घनश्याम दास ने सोहनलाल जी के अंदर एक बुझी हुई आग फिर से जला दी। यह आग नफरत की नहीं, बल्कि न्याय और बदले की थी। बदला जो अब तक एक पिता को अपने बच्चों से लेना था। न्याय जो जरूरी था उनकी खुद की और पुष्पा जी की इज्जत और सम्मान वापस पाने के लिए। घनश्याम दास की मदद से उन्होंने शहर के एक दूसरे गुमगान हिस्से में एक छोटी सी वर्कशॉप खोली। घनश्याम ने उन्हें पूंजी दी और कहा, सोहन, अब तू वह बना जो तेरे सिवा कोई नहीं बना सकता। सोहनलाल जी ने दिन रात एक कर दी। उनके हुनरमंद हाथों ने फिर से सोना तराशना शुरू किया। उन्होंने ऐसे ऐसे डिजाइन बनाया जो जयपुर के बाजार में पहले कभी नहीं देखे थे। हर डिजाइन में उनका दर्द, उनकी तपस्या और उनका अनुभव झलकता था। घनश्याम दास ने उन डिजाइन्स को बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े जहरियों तक एक अनजान कारीगर के नाम से पहुंचाया। दूसरे शहर के जहरियों को सोहनलाल जी के हाथ की कारीगरी देखते ही इतनी पसंद आई कि उन्होंने धड़ाधड़ और डर दे मारे। देखते ही देखते उस गुमनाम कारीगर के नाम की धूम मच गई। उधर सुनील और कविता की हालत पतली हो जा रही थी। सुनील को दुकान चलानी आती नहीं थी। पुराने और वफादार ग्राहक टूटने लगे और दुकान पर कर्ज बढ़ने लगा। कविता के खर्चे कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी आपस की लड़ाइयाँ बढ़ने लगी थी। जयपुर के जहरी बाजार में जहाँ कभी सोहन ज्वेलर्स की रौनक थी, अब सन्नाटा पसरा था। यह सन्नाटा सुनील और कविता के बीच बढ़ते तनाव का सबूत था। दुकान के भीतर सुनील अपने माथे पर हाथ रखे हिसाब के कागजों को घूर रहा था, जबकि कविता शाम की किटी पार्टी के लिए तैयार होकर अपने आप को आईने में निहार रही थी। सुनील ने जोर से कागज मेज पर पटक दिए। यह क्या है कविता? पिछले हफ्ते हमारे खर्चों का बिल हमारी बिक्री से 3 गुना ज़्यादा है। अगर यही हाल रहा तो यह दुकान 1 महीने भी और नहीं चलेगी। कविता ने झुंझुलाहट में पलट कर देखा।
क्या हमेशा का यही रोना लगा रखा है तुमने? मैं क्या करूं? यह सब ब्रांडेड चीज़ें मेरे टेस्ट के लिए ज़रूरी है। अगर मैं पुराने सड़े गले कपड़ों में रहूंगी तो बाजार में हमारी इज्जत कौन करेगा? सुनील ने तीखे स्वर में कहा, इज्जत काम करने से होती है, लेकिन तुम्हें तो बस खुद के शौक पूरा करने की पड़ी है। हमारे सारे पुराने ग्राहकों ने दुकान पर आना बंद कर दिया है। कोई नया ओनर डर तक नहीं आ रहा है। कविता ने गर्दन मटकाते हुए कहा, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? तुम एमबीए हो, तुम क्यों नहीं लाते नए ग्राहक? तुम्हारा काम है बिजनेस करना, मेरा नहीं। जब तुम्हारे पिताजी अकेले ही दुकान चलाते थे तब तो कभी कर्ज में नहीं डूबे। सच तो यह है तुम्हें काम करना आता ही नहीं, और दोस्त तुम मुझे दे रहे हो। फालतू की डिग्री है तुम्हारी। यह बात सुनील को तीर की तरह चुभ। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनका नाम मत लो। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी धूल कांप कर गुजारी, तभी हम इस एसी में बैठे हैं। पर अब क्या करें? बैग का कर्ज सिर पर चढ़ रहा है, और तुम हर दूसरे दिन कोई नया डायमंड सेट, तो कभी पर्स या कभी ब्रांडेड कपड़े खरीद लेती हो। अगर मैं डायमंड सेट नहीं पहनूंगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि तुम्हारी ज्वेलरी शॉप होते हुए भी तुम पर पैसा नहीं है। तुम अपने पिता की तरह नए अच्छे अच्छे डिजाइन भी बनाना नहीं जानते। तुम तो बस विरासत में मिली दुकान के मालिक बनकर बैठे हो और उसे बर्बाद कर रहे हो। सुनील गुस्से में चिल्लाकर बोला, मैं बर्बाद कर रहा हूँ? मैंने नहीं, तुमने बर्बाद कर रखा है मुझे भी, और इस दुकान को भी। तुम्हारे खर्चों की वजह से दुकान का हिसाब बिगड़ा है। अपने खर्चों से तो तुमने पहले ही दुकान का गला घोट दिया, और ऊपर से अब कोई ग्राहक आएगा तो मेरी गैर मौजूदगी में तुम उन्हें ऑडिट तक नहीं कर पाती हो। मैं अब क्या करूं? मैं किससे पैसा लाऊं? दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए चीखने चिल्लाने लगे। तभी दुकान का फ़ोन बजा। सुनील ने घबरा कर फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से जयरी की तीखी आवाज़ आ रही थी। सुनील फ़ोन पर लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज़ मुझे बस 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। तभी जयरी कठोर आवाज़ में बोला, ठीक है सुनील, देख तू सोहनलाल जी का बेटा है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, और मैं जानता हूँ तेरे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए। इसलिए मैं तुझे आखिरी बार 1 महीने का समय देता हूँ। लेकिन सुन ले, अगर 30 दिन बाद मेरा पैसा नहीं मिला तो यह दुकान नीलाम समझ। यह सुनते ही सुनील का रंग उठ गया। फ़ोन रखकर उसने निराशा में सिर पकड़ लिया और कविता की तरफ देख बोला, नीलामी उसने हमें बस 1 महीने का समय दिया है। कविता 30 दिन में अगर पैसा नहीं चुकाया तो दुकान नीलाम हो जाएगी। कविता ने डर कुछ पूछा, नीलामी पर तुमने कहा था कि तुम संभाल लोगे। सुनील, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने दुकान में काम सही से किया होता तो हमें यह दिन ना देखने पड़ते। उनकी आवाज़ में एक दूसरे पर दोष मंडते हुए चीखने लगी। यह उनकी बर्बादी की पहली गूंज थी। अब सुनील और कविता पूरी तरह से फंस चुके थे। 1 महीने की मोहलत किसी तलवार की तरह उनके सिर पर लटकी थी। शोरूम अब उनका घर कम और एक शीत युद्ध का मैदान ज़्यादा बन गया था। और फिर अगले दिन सुनील दुकान में बैठा हुआ था कि अचानक कुछ सोचते हुए उसको अपने पिता की याद आ गई और उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। यह देख कविता गुस्से में बोली, सुनील, 30 दिन सिर्फ 30 दिन है और तुम यहाँ बैठकर रो रहे हो। कुछ करो, नहीं तो हमें सड़क पर आ जाएंगे। सुनील ने आंखों से आंसू छुपाते हुए कहा, कोई रास्ता? दुकान खाली पड़ी है। सारे ग्राहक उस गुमगान कारीगर के पास जा रहे हैं। तभी दुकान का पुराना मुनीम, जो अभी भी कुछ कागजी काम देखने जाता था, वह अंदर आया और बोला, बेटा सुनील, बाजार में एक बहुत बड़ी बात सुनने में आई है। कोई दुबई का अरब शेख आ रहा है। उसे अपनी बेटी की शादी के लिए एक हार बनवाना है जिसका नाम है कुंदन कलश, और लोग कह रहे हैं उसकी कारीगर तो बस सोहनलाल सेठ के खानदान को ही आती है। यह सुनते ही सुनील और कविता एक दूसरे को देखने लगे। कविता की आंखों में चमक आ गई और वह बोली, कुंदन कलश, वह हार जिसके डिजाइन की किताब पिताजी हमेशा तिजोरी में रखते थे। सुनील, अगर वह ऑर्डर मिल गया तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। सुनील भी खुश होते हुए बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, और वह ऑर्डर हमें ही मिलेगा। वह कला हमारी पुश्तैनी है, किसी और की नहीं। शेख मुँह मांगी
कोई मत देगा। और कविता, यह हमारी दुकान बचाने का आखिरी मौका है। लालच और हताशा ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। उन्हें ना अपनी शर्म याद रही, ना माता पिता के प्रतिक्रिया गया अपना कठोर व्यवहार। उन्हें बस वह मोटी रकम दिख रही थी जो उन्हें नीलाम होने से बचा सकती थी। कर्ज में डूबे सुनील के लिए जैसे रेगिस्तान में पानी मिल गया हो। शाम होते ही सुनील और कविता पागलों की तरह सोहनलाल जी और पुष्पा जी को ढूंढने लगे। सुनील उन गलियों में भटक रहा था जहां उसने कभी अपने पिता को एक रोटी के लिए हाथ फैलाते देखा था। वह बाजार के पुराने दोस्तों से नजरें चुरा रहा था। कविता तंग बस्तियों और सीलन भरी गलियों में हिचकिचाती हुई चल रही थी। वह थक गए, लेकिन कुंदन कलश की चाहत उन्हें रुकने नहीं दे रही थी। उन्होंने मंदिरों की सीढ़ियाँ देखी, बस स्टैंड देखे, लेकिन सोहनलाल जी की कहीं नहीं मिले। सुनील हताश होकर एक जगह बैठ गया और बोला, अब क्या करें कविता, हमें कोई भी उनके बारे में नहीं बता रहा। हमने उनके सारे दोस्तों तो पहले ही दूर कर दिए थे, अब कौन हमारी मदद करेगा। कविता लगभग रोते हुए बोली, अगर हमें वह ऑन ऑर्डर नहीं मिला तो हम भी उन्हीं की तरह सड़क पर होंगे। हमें उन्हें ढूंढना ही होगा, किसी भी कीमत पर। अभी वह बात कर रहे थे कि तभी एक जान पहचान का लड़का मिल गया जो उनकी दुकान में पहले काम करता था। उसे देख सुनील ने कहा, दीपक, क्या तुम यहीं रहते हो? तब दीपक ने बताया कि वह तो उनके पिता की फैक्ट्री में काम करता है। और फिर उसने उस गुमनाम वर्कशॉप का पता बताया। पिता का पता चलते ही सुनील और कविता वहां पहुंचे तो उनके महंगे कपड़े भी उनकी बदहाली को छिपा नहीं पा रहे थे। सोहनलाल जी के दर्शन होते ही उनकी सारी अकड़, सारा गुरु पिघल गया। यह वही जगह थी जहां सोहनलाल जी और पुष्पा जी अपनी तपस्या कर रहे थे। यह सोहनलाल जी को योजना का पहला हिस्सा था। अब बारी थी आखिर और सबसे बड़े वार की। सुनील अपने पिता को देखते ही उनके कदमों में गिर पड़ा। पापा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कविता भी घुटनों के बल बैठकर रोने का नाटक करने लगी। सोहनलाल जी ने उन्होंने उठाया। उनके दिल में भावनाओं का समंदर उफान पर था, पर उनका चेहरा शांत था। उन्होंने पूछा, आज कैसे याद आ गई एक गरीब बेघर बाप की? सुनील ने रोते हुए सारी बात बताई और गिड़गिड़ाने लगा, पापा, आप ही मुझे बचा सकते हो। बस एक बार वह कुंदन कलश हार बना दो, मैं आपको जिंदगी भर गुलाम बनकर रहूँगा। सोहनलाल जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं यह हार बनाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है पापा। कविता जल्दी से बोली, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। सोहनलाल जी ने अपनी शर्तें रखी। पहली शर्त, तुम दोनों अगले 21 दिन तक इसी वर्कशॉप में रहोगे, यही जमीन पर सोओगे और वही नमक रोटी खाओगे जो मैं और तुम्हारी माँ खाते हैं। और बहू, तुम घर का सारा काम करोगी, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सब कुछ। और सुनील, तू मेरे साथ वर्कशॉप में मजदूरी करेगा, सोना नहीं पीतल साफ करेगा, कोयला तोड़ेगा और औजार घिसेगा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, पर अपनी तबाही के सामने उन्हें यह शर्त माननी पड़ी। अगले 21 दिन उन दोनों के लिए नरक जैसे थे, पर सोहनलाल जी और पुष्पा जी के लिए न्याय के थे। कविता, जिसके हाथों में कभी मेहंदी का रंग नहीं फीका पड़ता था, अब उसके हाथ बर्तन मांझ मांझ कर छिल गए थे। सुनील, जो एसी के बिना एक पल नहीं रह सकता था, अब धकती भट्टी से के पास बैठकर पसीना बहाता था। सोहनलाल जी ने उन्हें हर पल उनकी गलती का एहसास दिलाया। उन्होंने एहसास दिलाया कि मेहनत क्या होती है, दर्द क्या होता है और अपमान क्या होता है। और फिर 21 दिन पूरे हुए। उस दिन सुनील और कविता सोहनलाल जी के सामने हाथ जोड़कर रख खड़े थे। उनका गुरु, उनकी अकड़, सब कुछ उस मेहनत की आग में जलकर राख हो चुका था। उनकी आंखों में अब नाटक के नहीं बल्कि सच्चे पछतावे के आंसू थे। कविता ने पुष्पा जी के पैर पकड़ लिए और बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालच में अंधी हो गई थी। आपने मुझे बेटी माना और मैंने आपके साथ कितना गलत किया। सुनील सोहनलाल जी के पैरों से लिपट कर रो रहा था। पापा, आप मुझे जो सजा देंगे मंजूर है, पर मुझे अपनी नज़रों से मत गिराइए। मैंने धोखे से आपको दूध में नींद की दवा मिलकर प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा लिया था। सच में मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे कि तभी दरवाजे पर घनश्याम दास ने प्रवेश किया। उनको देखकर सुनील और कविता चौंक गए।
घनश्याम दास ने हंसकर कहा, कैसा लगा मेरा शेख? अरे कोई शेख वेख नहीं आ रहा है, यह सारी योजना तुम्हारे पापा की थी, तुम दोनों को यह सिखाने के लिए कि कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। सुनील और कविता हके बके रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ क्या खेल हुए है। सोहनलाल जी आगे बढ़े और सुनील को कंधों से पकड़ कर उठाया। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। उसकी पीठ थपथपाते हुए उन्होंने कहा, बेटा, बाप की कमी बदला नहीं लेता, बाप सिर्फ सबक सिखाता है। मैं चाहता तो तुम्हें बर्बाद कर सकता था, सड़क पर ला सकता था, लेकिन मैं वही बाप हूँ जिसने तुम्हें चलना सिखाया था। तुम भटक गए थे तो राह दिखाना भी मेरा ही फर्ज था। उन्होंने पुष्पा जी की तरह देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वे खुशी और शांति के आंसू थे। सोहनलाल जी ने कहा, तुमने हमसे घर और दुकान छीनी थी, पर तुम यह भूल गए कि घर ईंटों से नहीं, प्यार और सम्मान से बनता है, और दुकान सोने से नहीं, विश्वास से चलती है। उस दिन के बाद सुनील और कविता सच में बदल गए। दोस्तों, सोहनलाल जी के जीवन की कहानी यही समाप्त नहीं होती, पर उस दिन उनको जैसे सब कुछ मिल गया। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि माँ बाप उसे पेड़ की जड़ की तरह होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, पर पूरे पेड़ को सींचते हैं, उसे खड़ा रखते हैं। जिस दिन कोई अपनी जड़ को काट लेता है, उस दिन उसका हरा भरा संसार भी रेगिस्तान बन जाता है। दौलत, शोहरत, सब कुछ आप वापस कमा सकते हैं, पर अगर एक बार अपने माँ बाप का विश्वास और उनका दिल तोड़ दिया, तो आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान बन जाते हैं। और एक बाप के लिए अपने भटके हुए बेटे को सही रास्ते पर लाने से अच्छा और क्या हो सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प कहानी में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। राधे राधे।